अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, बिल्कुल तैयारियों में होंगे। मैं हमेशा क्यों कहती हूँ कि दिन का आगाज़ जो है ना, वो अगले दिन का जो आपका आगाज़ होना था, वो मेरे ख्याल में रात को सोच के आपको सोना चाहिए कि सुबह उठ के आपने क्या करना है। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए ताकि आप सुबह उठें तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हों। और जिस तरह से हम पहले भी बात करते आए हैं कि गुस्सा जो है वो बहुत कम होता है अगर आपकी नींद पूरी हो। कम से कम 8 घंटे की नींद, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। तो जनाब, आज जो राइजिंग पाकिस्तान के सेगमेंट्स हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, हमेशा की तरह आपकी चॉइस के मुताबिक। और आज हमारे किड्स सेगमेंट में बच्चे खुश हो जाएं क्योंकि वो दूर से देखते थे ना, अभी भी जो बच्चे देख रहे होते वो देखो एरोप्लेन आ रहा है अमूमन देख रहे होते थे। तो आज जनाब अली हमें बताएंगे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स के बारे में। आज हमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स दिखाएंगे। अभी इस वक्त मैं किड्स कॉर्नर पे देख भी रही हूँ, बहुत सारे रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो लेट्स सी आज अली हमें क्या बताते हैं जनाब। इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगी तैयबा हमारे लिए लाएंगी 3 अच्छी अच्छी खबरें। आपने बताना है कि आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी, मैं भी बताऊंगी और तैयबा भी बताएंगी कि हमारी फेवरेट खबर कौन सी थी। और इसके अलावा आपने फेसबुक पेज जो है हमारा ज्वाइन करना है। फेसबुक पेज पे आप जाएंगे और वहाँ पर हमें कमेंट करके या मैसेज करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी खबर है आपके इर्द गिर्द जो कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती है। और जनाब इसके अलावा ट्रेनर काशिफ हमें ज्वाइन करेंगे और कहते हैं ना कि पेट का जो ये वाला जो हिस्सा होता है, कोर जिसे हम कहते हैं, अगर आपकी कोर स्ट्रेंथन है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक तरह से स्ट्रेंथन होती है, उसमें स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर आपकी कोर वीक है तो आपको वीकनेस भी फील होती रहती है और इसके अलावा आप जो है अपने आप को फिट नहीं कह पा रहे होते। तो हमारा जो हेल्थ एंड फिटनेस का जो सेगमेंट है, ट्रेनर काशिफ आज हमें कोर वर्कआउट बताएंगे, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपकी कोर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और इसके अलावा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट, जिसमें हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम तो हम डिस्कस करते हैं, साथ में हम सोल्यूशन भी ज्वाइन करते हैं। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नौशीन आज हमें ज्वाइन करेंगी और आज वो हमें बताएंगी कि जिस्म में जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, उसका क्या इलाज है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन सा ऐसा खुराक है, खाना, डाइट, जिससे आप इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। आज हमें बताएंगी डॉक्टर नौशीन। हमारा मेन सेगमेंट, हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट, इस वजह से मैं इसको स्पेशल कहती हूँ क्योंकि जितने भी लोग हमारे इस सेगमेंट पे आते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन होते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सिंगर से जिनका नाम है काशिफ अली बाबर। लेकिन सिर्फ वो सिंगर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत छोटी उम्र में अपने फ़न पे इतना अबूर हासिल करना, इतनी महारत हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रगल्स भी उसका पार्ट होती हैं। तो आज तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे, रिकॉर्डेड सेगमेंट है काशिफ से, और देखते हैं कि काशिफ ने इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी कामयाबियाँ अपने नाम कैसे कर ली। जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरा बहुत दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी हम ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से हम वापस आएंगे और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स देखेंगे अली हमारे लेकर आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में अभी ज़रा दिखाइएगा, लॉन्ग शॉट एक लें, हमें दिखाएं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स। ओह माय गॉड, इतना प्यारा हमारा सेट अभी लग रहा है। अली आपको नहीं भूले हम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली इतने सारे हेलीकॉप्टर्स, वैसे भी बड़ा शौक होता है लड़कों को, क्या अब तो लड़कियाँ भी माशाल्लाह से कैसी फील्ड में जा रही हैं। हाँ जी, वैसे सही कह रही हैं आप। हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स का बहुत बच्चों को शौक होता है, बहुत ज़्यादा शौक होता है। बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने भी होते हैं, जैसे कि आप अभी लेकर आए। मैं सबको बता रही थी कि अली आज हमें हेलीकॉप्टर्स दिखाएंगे, डिफरेंट कलर्स के साथ वो दिखाएंगे, उसके साथ वो रिमोट कंट्रोल में देंगे मुझे कहना चाहिए था ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्ड ना करें, सच्ची मुच्ची के हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता यहाँ पे, है ना। अच्छा अली, हेलीकॉप्टर्स के बारे में मैं चाहूँगी 1 बाय 1 ज़रा मुझे बताओ कि कौन सा हेलीकॉप्टर कौन सा है तो और क्या नाम है इनके? पहले तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ये तो वैसे एक असल हेलीकॉप्टर नहीं है, ये तो एक डिज़ाइन है ना, क्योंकि ये तो एक टॉय है। मैं आपको अभी असल हेलीकॉप्टर्स के भी नाम बताऊंगा, लेकिन पहले तो मैं आपको थोड़े पार्ट्स बताऊंगा जो इसमें हैं और असल हेलीकॉप्टर में भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप देख रहे हैं ऊपर मेटल रॉड, इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग बार।
ठीक है। अगर आप देख रही हैं मैं हिला रहा हूँ और ये इसको बेशक आप हाथ में पकड़ के बैठ जाओ और हमें सही तरह से ना, ताकि क्लोजअप हमें शॉट मिल सके। ये इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग पावर। सही हो गया। इस तरह ये देख रही हैं, ये हिल रहा है, ये बैलेंस रखता है विंग्स को। अगर ये ना हो ना तो फिर वो पता हर जगह उड़ने लग जाएगा। तो ये आके स्टेबल रखता है। अब ये ऑफ है इसलिए ये इस तरह एक नीचे है, कभी एक ऊपर है, कभी एक नीचे है, लेकिन जब उड़ने लग जाएगा वेट बैलेंस्ड होता है। अब जो रियल हेलीकॉप्टर होता है उसमें 4 तो नहीं होते ब्लेड्स। ठीक है। अब इनको कहते क्या, इनको कहते हैं रोटर ब्लेड। ठीक है। रोटर ब्लेड। अब 2 होते हैं रोटर ब्लेड एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर में, और उनकी हाइट भी इतनी होती है कि इसको अगर निकाल दें, वरना ये तो बहुत छोटा है इसलिए तो ये उड़ेगा नहीं इसके साथ, वरना एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर पास स्टेबलाइजिंग पावर होती है, रोटर ब्लेड, और इसकी जगह उसके पास होता है मेन रोटर। इसके पास भी है मेन रोटर। अगर कैमरा 4 देखे तो इसके अंदर ये मेन रोटर कहेंगे इसको। ठीक है जी। और फिर आ जाता है ये, इसको अगर हम देखें इसको विंग्स को मैं साइड पर कर दूं, ये जो अगर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कॉकपिट। ये हेलीकॉप्टर्स में भी हैं और प्लेन्स में भी हैं। इसको कहते हैं कॉकपिट। और अगर इसको मैं उतारूं इसके लिड, आज पूरा हम इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे फिर से, लेकिन इधर अगर होएगा तो इधर होएगा इंजन। जिस तरह इन्होंने भी डाला है, ये हमारा टॉय इंजन है, इस तरह ये हिलता है, इस तरह ये। लेकिन वरना इधर ही कहीं इस बॉडी की जगह इधर तो बैठे थे होंगे लोग, और इधर इंजन होगा। सही हो गया। अब ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका क्या काम होता है? ये इनको कहते हैं लैंडिंग स्किड। लैंडिंग स्किड, क्योंकि अगर ये ना है ना तो फिर आप लैंड ही नहीं हो सकता ना। अच्छा। तो ये लैंडिंग स्किड है, तो अगर हवर करके आ रहा है ना आपका, तो आराम से इधर लैंड हो जाएगा। अब अनलाइक एयरप्लेन्स, उनको तो आपको एक लिफ्ट चाहिए होती है ना, वो फ्लाई करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से ये सबसे अमेजिंग बात लगती है कि हवर करते हैं। ठीक है। जिस तरह हेलीकॉप्टर तो पहले एरोप्लेन तो पहले लिफ्ट लेता है ना, स्पीड गेन करता है फिर लिफ्ट लेता है। ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर अगर हम इसके ब्लेड समझे ऑन कर दें, अगर रियल हेलीकॉप्टर है तो ये ऐसे ऐसे लिफ्ट होने लग जाएगा। और ये अगर हम इसको मिड में रखें, अगर मैं इसको नीचे रखूं, अगर मैं रिमोट से बताऊं, अगर ये स्टार्टिंग है, अभी ये ऑफ है, समझेंगे नॉर्मल हेलीकॉप्टर का मैं बता रहा हूँ। अगर इसको मिड में लें, अगर इसको टॉप पे ले जाएं, ये फ्लाई करने लग जाएगा, ऊपर स्ट्रेट फ्लाई करने लग जाएगा। और लेकिन अगर मैं इसको मिड में ले आऊँ, ये हवर करेगा, जो एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता। मैं एक एयरक्राफ्ट भी लाइन उस पे आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है, लेकिन एयरक्राफ्ट हवर नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये अगर देखें, ये लेफ्ट भी जाता है, राइट भी, अप डाउन भी, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स हवर करते करते ही राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी। ओके। बगैर कोई ये डिफरेंस है बेसिकली। ये बस एक जगह हवर करते रहेगा। और अगर इसकी देखें तो अगर हमने राइट जाना है तो राइट जाएगा, टिल्ट होएगा। ठीक है। लेफ्ट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फॉरवर्ड। अच्छा देखो, एक तो ये है कि एक डिफरेंस हमें पता लग गया। और अभी क्योंकि हम अभी रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, लेकिन हम उड़ा के नहीं दिखा सकते ऐसा, लेकिन थोड़ा सा डेमो हम वो बोला जो है मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये भी एग्जैक्ट उस तरह मॉडल है। अगर हम इसको ऑन करें, इसको आप अगर हम पीछे ले जाएं, पीछे अपनी जगह पे आ जाएं, इसको पीछे ले आएं साथ, हेलीकॉप्टर को पीछे। हाँ, ये देखें जी, ये। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर स्पीड दूं, अब मैं फॉर रीजंस कि मैं इसको तो अंदर उड़ा नहीं सकता, लेकिन जैसा कि देखा, अगर मैं इसको उड़ने देता तो इसके ये जो ब्लेड्स हैं ये रैपिडली हिलने लग जाते हैं। अच्छा। और फिर क्या होता, अगर मैं इसको ना हैंडल करता, अगर मैं उसकी वो राइट और लेफ्ट को ना सही तरह पकड़ता, होता क्या, ये घूमता, ये स्पिन होता, और हमारा हेलीकॉप्टर भी साथ स्पिन होने लग जाता। अब मैं आपको बड़ी एक अच्छी बात बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। जैसे ये स्टेबलाइजर है, ये भी स्टेबल करता है। ठीक है। अब ये जो है इसको कहते हैं टेल रोटर। टेल इसका क्या काम होता है? अब ये इधर नहीं होता नॉर्मल एयरप्लेन्स पे, सॉरी हेलीकॉप्टर्स पे। ये इस पे है क्योंकि ये तो कोई और टॉय मॉडल है, वरना ये होएगा इस तरह साइड पे। ठीक है। और ये अगर खराब हो फिर क्या होता है? आपने स्टार्ट किया प्लेन, ये हिल रहे होंगे, आपका प्लेन सासा हिल रहेगा। ओके। तो देखो, हमेशा की तरह मतलब कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर बनाई भी होती है तो वो बहुत सोच समझ के बनाई गई होती है। हर चीज़ का अपना एक फंक्शन होता है, और जिसके बगैर चीज़ें स्टेबल नहीं रहती अगर आप थोड़ा सा भी उसको आगे पीछे कर देते हैं तो। और फिर इसको कहते हैं, ये जो अगर आप बॉक्स देख रही हैं, ये तो बॉक्स तो नहीं होता, ये पूरा होता है, एक बड़े से छोटा जाता है पूरी जिसकी टेल, इसको कहते हैं टेल बूम। ओके। टेल बूम। और इसका होता है कि पूरे एयरप्लेन को बैलेंस रखता है, इसके वेट से और इसके वेट से वो बैलेंस रखता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। हाँ, एयरक्राफ्ट की तरफ हम आते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है इसके ऊपर भी। ये है F-16। ये है जी F-16। अब ये इस तरह खड़ा हुआ है ब्रेक्स पे, अभी इसने लॉन्च होना है, अब ये जा रहा है। अब इसको इस तरह लिफ्ट चाहिए होगी।
अगर ये हेलीकॉप्टर होता तो ये बस ऐसे लिफ्ट करता, लिफ्ट हो जाता, लिफ्ट ठीक हो गया। एयरक्राफ्ट जो है वो लिफ्ट एयरक्राफ्ट को लिफ्ट गेन करनी पड़ती है, गेन करनी पड़ती लेकिन हेलीकॉप्टर्स को लिफ्ट चाहिए होती है। ओके। और अगर एयरक्राफ्ट स्काई में है, समझो भी स्काई में है, उसको चलते रहना पड़ेगा, उसको मूव होते रहना पड़ेगा। जैसा फाइटर जेट्स होते हैं वो तो इस तरह से मूव करके जाते हैं, हेलीकॉप्टर ऑन द अदर हैंड वो इस तरह से जा सकता है एक ही जगह रख के। ओके। हमें तो देखो ये कितना डिफरेंस है और कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी चीजें। हमें बस हम देखते ना कि उड़ रहा है जहाज, उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, अंदर तो इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे मजा आता है ये जब इन्वेंट हुआ ना, उसके 30 साल बाद हेलीकॉप्टर इन्वेंट हुआ। अच्छा, 30 इयर्स तो ये हिस्ट्री भी है। मुझे पहले एक जवाब दो, पहले मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं ये सारे इस टाइम पे, ये मैं तो टॉयज ही बोलूंगी इनको क्योंकि टॉयज ही हैं। कहाँ से ये इतनी कलेक्शन है? इसके अलावा भी है कुछ कम लेके आए हो? और हैं मेरे पास, और एयरक्राफ्ट्स भी हैं, एयरप्लेन्स को एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। और सबसे मजा बात, हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट होता क्या है, कोई भी मशीन जो एयर में हो उसको एयरक्राफ्ट कहेंगे। सो आप हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम नहीं बोलते। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे फाइटर जेट्स क्या हैं हमारे पाकिस्तान के पास। कौन-कौन से? हमारे पास MI-35 है, MI-35, हमारे पास कोबरा है, ठीक है, हमारे पास अपाची है। ये 3 हमारे फाइटर जेट्स हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर जिस हेलीकॉप्टर में जाता है वो है अगस्ता 139, AW139। इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं। और जो हमारे 3 फाइटर हैं वो जो मैंने आपको बताया, MI-35, कोबरा और अपाची, ठीक है। और भी हैं ट्रैवलिंग के ये, लेकिन उनके नाम फिर बहुत ही बड़े होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सिंपल बता दिया हमारे फाइटर्स। हमेशा मैं कहती हूँ आते बच्चे हमें मुश्किल में डाल जाते हैं, ऐसे नाम ले रहे होते हैं, हम बैठ के परेशान होते हैं, अच्छा ऐसे भी होते हैं। अच्छा, मुझे एक और जवाब दो, इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, तो मुझे जरा ये भी बताते चलो कि क्या पायलट बनने का शौक है या फिर इंजीनियर बनने का शौक है? अभी तक तो बहुत दो प्रोफेशन मेरे माइंड में आ गए। अभी तो वैसे डिसाइड नहीं किया मैंने, लेकिन ज्यादातर इसके मिक्स के अंदर ही होएगा। अच्छा, अभी तक डिसाइड नहीं किया, अभी सोच रहे हैं कि गोल क्या होना चाहिए अपना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर, तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, फरमाइश। अली थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेगमेंट था। ठीक है, आर्ट से थोड़ा बाहर निकल के आज हम थोड़े इंजीनियरिंग और हेलीकॉप्टर से आए। हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे हम ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, तैयबा हमें ज्वाइन करेंगी, 3 अच्छी खबरें हमारे लेकर आएंगी, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में तैयबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, 3 अच्छी खबरें हमारे लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरीन। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है आज आपने जो कॉम्बिनेशन पहना हुआ है व्हाइट एंड ब्लू का, दोनों मेरे फेवरेट कलर्स हैं, तो मैंने कहा मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूँ सबसे पहले। थैंक यू सो मच। और जिस चीज़ वैसे ही आपके कलर्स पे अट्रैक्ट कर रहे होते ना, वो वैसे ही आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, जो आपके स्पेशली फेवरेट हो। और मेरी गुड न्यूज़ भी फैशन से रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, वो एक ही वो थीम पे रह के ना थोड़ा सा इंसान वैसे बोर हो जाता है ना। आपने कहा कि आप आज थोड़ा सा स्टाइल मार के आ जाए। आज मैं थोड़ा सा स्टाइल मार के आ जाऊँ और अच्छी गुड न्यूज़ भी आप लोगों को दूँ। तो मैं जल्दी से बढ़ना चाहूँगी अपनी पहली अच्छी खबर की तरफ, और वो ये है कि इटली की अगर हम बात करते हैं सबीन, वो अपने फैशन, अपने ट्रेंड्स की वजह से वैसे एक अलग पहचान रखता है और फैशन को प्रमोट करने के लिए वो काम भी करता है। पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर ने चेयरमैन यूके पाक बिजनेस काउंसिल से मुलाकात की और कहा है कि इटली और पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री जो है वो अब मिलकर काम करेगी, एक साथ हम उस पर काम करेंगे। फैशन इंडस्ट्री दुनिया के मौशी तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक को एक दूसरे के साथ जोड़ने में भी अहम किरदार जो है वो अदा करती है। बिल्कुल तैयबा, अभी हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिज़ाइन से हैं। आप देखें कि डिफरेंट स्टाइल्स बेसिकली हम जिनको कहते हैं, चाहे वो कोई ब्राइडल कलेक्शन हो, चाहे वो कोई आप फॉर्मल आए या आप सेमी फॉर्मल या कैजुअल उसमें आए, तो हर तरह से जो इटली की एक अपनी वो है ना एक आइडेंटिटी है, एक सिग्नेचर स्टाइल्स होते हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा हमेशा हम देख रहे होते हैं। और वैसे भी अगर हम फैशन की बात करते हैं तो हमारे राइजिंग पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी सेगमेंट होता है फैशन का, जिसमें फातिमा हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड्स बताती हैं, हमें गाइड करती हैं फैशन से रिलेटेड। और मेरे ख्याल से फैशन करना नहीं, मतलब उसको आपको कैरी करना भी आना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी ड्रेस जो पहन रहे हैं उस पर आपको किस तरह की लुक्स रखनी है, कैसी स्टाइलिंग करनी है, तो वो तो हम राइजिंग पाकिस्तान में वैसे भी गाइड करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बेसिकली एक चीज़ को ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आ गई आप उसको उसी तरीके से आप उसको अडेप्ट कर लें। ज़रूरी ये होता है कि आप ये देखें आप पे क्या चीज़ किस तरह से अच्छी लगेगी, आप उसको कैरी किस तरह से करते हैं, ये ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मेरी जो सेकंड गुड न्यूज़ है, हम जब भी CPAC प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो फौरी तौर पर हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि अब क्या होने जा रहा है या क्या नई डेवलपमेंट है। और अगर हम यूथ की बात करते हैं तो हमारी यूथ कोई ना कोई इस तरह के इनिशिएटिव को जो है वो जो भी गवर्नमेंट करती है तो उनको बहुत इंतज़ार होता है कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत से मौके फराहम करी होती हैं। बिल्कुल। तो अभी जो जहाँ CPAC की हम बात करते हैं कि एक तरफ पाक चाइना दोस्ती जो है वो एक अहम संग मील की जो है वो हैसियत रखती है, तो दूसरी तरफ इसका पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा है जो है वो अदा कर रही है। दूसरी गुड न्यूज़ है कि CPAC के तहत पहला पाक चाइना टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो गवादर में मुकम्मल हो चुका है इस वक्त, और जल्दी यहाँ पे जो है वो क्लासेस भी बहुत जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ये प्रोजेक्ट टोटल जो है वो 20 मंथ के अंदर जो है 20 माह की मुद्दत में जो है वो कंप्लीट हुआ है, और इलाके के सनती तरक्की में जो है वो बहुत अहम किरदार इंशाल्लाह जो है वो अदा भी करेगा। चाइना के सफीर ने कहा है कि इसके तहत इलाके के नौजवानों को तरबियत देकर इन्हें मुल्की तरक्की का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा। बिल्कुल तैयबा, हम पाक चीन दोस्ती की भी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो दिन ब दिन हमारी दोस्ती जो है वो गहरी होती जाती है, ऐसा है, और हम बार बार इसको मेंशन भी करते हैं और हम बहुत ज़्यादा ओन करते हैं चाइना की फ्रेंडशिप को, पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप को। सो आई थिंक चाइना जिस तरह से हमेशा हमारे साथ रहा है, चीन हम देखते हैं कि हर चीज़ में पाकिस्तान को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो साथ होता है, पाकिस्तान चाइना के हर चीज़ में साथ होता है। तो यंगस्टर्स के लिए ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बेसिकली अगर आपने अपनी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है या आपने नई जॉब्स की तरफ जाना है तो आजकल है ही आप कहते हैं ना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल सेंटर्स बहुत ज़रूरी थे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़रूरी थे। आई थिंक गवादर जैसे एरिया में ऐसा इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से लोगों को अमन वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद या बाकी दूसरे शहरों की तरफ उनको मूव करना पड़ता था कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आकर मिल जाए। वहाँ पर जब ये एक चीज़ खुल गई है, ये इंस्टीट्यूट सब यहाँ वहाँ पर हैं, तो अब डेफिनेटली वो वहीं पर रहकर सीख के अपने एरिया को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक तो चले मेल्स भी अगर होते हैं चलो उनके लिए भी ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन फीमेल के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। और जब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स आपके एरिया में, आपके इलाके में बन जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, आप इजीली जो है वो सीख सकते हैं। लेट्स सपोज कोई भी काम ऐसा है या ऐसा कोई टेक्निकल वर्क है जो आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने ही एरिया में रह के वो काम सीख सकते हैं। बिल्कुल तैयबा, अब ख़वातीन की भी जब हम बात करें तो ख़वातीन भी अब कहते हैं ना कि हर नई चीज़ जो एडवांस चीज़ें चल रही होती हैं उनमें अपना नाम जो है वो ऊंचा करी होती है। हम गुड न्यूज़ सेगमेंट में भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ शामिल करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ख़वातीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नई इनोवेशन वो लेकर आई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो वो लीड भी कर रही होती हैं साथ साथ। तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने इलाके में रहकर सीख के अपने इलाके को, अपने मुल्क को बेसिकली सर्व कर सकें। ओके, अब मैं बढ़ना चाहूँगी अपनी थर्ड गुड न्यूज़ की तरफ। सबीन, जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी इन्वेंशंस हो रही होती हैं जो हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रही हैं। जिस तरह भी लास्ट गुड न्यूज़ में मैंने कुछ हमारे यंगस्टर्स की कुछ अचीवमेंट्स थी, हमने वो हम भी शेयर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो अभी जो थर्ड गुड न्यूज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ वो ई-पासपोर्ट के बारे में, और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी मेरे ख्याल से मिल रही है पाकिस्तान में। और वो ये कि अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो तमाम इदारे इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारे दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं इन टेक्नोलॉजीज़ में। और नादरा तो दुनिया भर के लिए डाटा कलेक्शन के हवाले से अगर हम बात की जाए तो एक मिसाल है, उनके पास तमाम लोगों का डाटा, उनकी डिटेल्स नादरा के ऑफिस में जो है वो मौजूद होती हैं। और अब एक कदम और आगे बढ़ा रहा है पाकिस्तान, और वो ये कि चिप बेस्ड यानी कि ई-पासपोर्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है। इस हवाले से भी पाकिस्तान का नाम अव्वलीन ममालिक में आ चुका है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डॉक्टर नईम रऊफ ने सेनेट की कमेटी को बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान में 180 प्लेसेस पर जो है वो पासपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद है, और ग्लोबली 292 इसके ऑफिसेज हैं। 71 ऑफिसेज जो हैं वो वन विंडो ऑपरेशन है, और ये पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस की तरक्की की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल तैयबा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब
ये कहते हैं ना कि नए दौर के साथ आपको आगे चलना पड़ता है। तो जब हम एक ग्लोबल विलेज, हम क्यों कहते हैं कि ग्लोबल विलेज, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, तो उसमें जब तक आप नई टेक्नोलॉजीज़ को, नए मेथड्स को आप नहीं लेकर अपने साथ चलते तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसी बात है। और पीछे रह जाना कभी भी अच्छा नहीं साबित होता, स्पेशली जब इतना कंपटीशन हो हर चीज़ में, और अगर आप उस चीज़ को नहीं अडाप्ट करते टाइमली और वो आप बाद में अडेप्ट कर रहे होते तो बेसिकली एक मुल्क की तरक्की जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रही होती। तो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी जो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब था, ये उसका ही एक पिलर है, ये उसका एक उसी इनिशिएटिव की एक चीज़ है जो कि आगे बढ़ रही है, और लोगों को भी इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि जाकर बहुत ज़्यादा लाइन्स में नहीं लगनी पड़ेगी, घर बैठे जो है वो पासपोर्ट आसानी अपना जो है वो काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तैयबा, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम था, वरना हम बहुत ज़्यादा और भी गुफ्तगू भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमें जाना है। देखते रहिए राइजिंग। दोस्तों, राइजिंग पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो कोर पर मबनी है। जब कोर की बात करते हैं तो पेट की बात होती है। पेट की जब बात कीजिए तो उसमें फिर उसकी चर्बी को ख़त्म करने की बात होती है, उसके मसल्स को डेवलप करने की बात होती है, उसके साइड वॉल्स जिसको ऑब्लिक्स कहते हैं इनको ट्रेन करने की बात होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम कोर की बात कर रहे हैं। कोर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। कोर के अंदर, इस हिस्से के अंदर, ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ पे ताकत साथियों, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो दारोमदार होता है अपर बॉडी का और लोअर बॉडी का, वो इस एरिया पे होता है। आप उठते बैठते फ्लेक्स करते हैं, आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपका ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये हिस्सा जिनका वीक होता है उनको अमूमन सुनने में आता है कि कमर का नीचे वाला हिस्सा दर्द कर रहा होता है, या वो बैठ बैठ के थक जाते हैं, या वो चहलकदमी करके थक जाते हैं। सो वो तमाम साथी जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो कोर की एक्सरसाइजेस करेंगे। जो जिम जाते हैं वो भी उनके लिए बेहतरी है, और जो लोग जिम नहीं जाना चाहते हैं तो ये वाली जो एक गुलदस्ता मैं लेके आऊँ, ये वाली वर्जिश की हरकत करेंगे। क्योंकि जब आप लिफ्ट कर रहे हैं, कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है जो थका देने वाला है, कोई ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि खड़े होकर करना है, बैठ के करना है, कोर इन्वॉल्व है हर जगह पे। आप घर के काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोर इन्वॉल्व है। जिम की बात करते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोअर बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू आर वीक हेयर, आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप अपर बॉडी लिफ्ट कर रहे हैं, स्टैंडिंग बारबल्स कर रहे हैं, शोल्डर प्रेसेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू आर वीक अप हेयर, यहाँ से वीक हैं, आपका वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज की जो हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं साथियों। कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हैं कि हम फ्लोर पे करे होंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में करे होंगे। हमने क्या करना है कि हमने हर वर्जिश की हरकत की रेपिटेशंस जो हैं साथियों, रेपिटेशंस हमने कम से कम रखने हैं। 15 रेपिटेशन से ऊपर नहीं जाना। बॉडी वेट के साथ करेंगे, रेजिस्टेंस के साथ हम काम करेंगे और बॉडी वेट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और हमने क्या करना है, 5 सेट्स करने हैं हर वर्जिश की हरकत के। लेट्स स्टार्ट ऑन। आपको मैंने ब्रीफ कर दिया, कोशिश करेंगे कि हम वर्जिश के साथ साथ हम अब साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं। हमने क्या करना है साथियों, फ्लोर पे लेटना है, आसानी से कंफर्टेबल होके, इजी होके, गर्दन पे गैर जरूरी जोर देना है, आपने लिफ्ट करना है और आपने ट्विस्ट लेना है। हम अक्सर सीधा आते हैं, हमने सीधा नहीं आना आज हमने ऊपर लिफ्ट करना है, लेकिन हम क्रॉस बॉडी जाएंगे यूं, ताकि हमारा साइड एंगल, टॉर्सो जो है उसको हम ट्रेन करें, उस पर फोकस करें। क्या करेंगे देखिएगा, शुरू करते हैं। ये देखिए, पीछे पूरा जाएंगे, पूरा हम वक्त लेंगे, हल्का सा टच करेंगे कमर को, हल्का सा फ्लोर के साथ, ग्राउंड के साथ टच करेंगे, एंड देन बैक अप ऑल द वे। देखिएगा, साथियों ट्विस्ट किया, 15 रेपिटेशंस किए, वापस आए, रिलैक्स हुए, फौरन से अदर साइड स्विच करेंगे, दूसरी साइड पर जाएंगे। 15 से ऊपर रेपिटेशंस आपने नहीं करने हैं, और अपनी सेहत और तबीयत के मुताबिक आपने, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं तेज कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो स्टेट है, लेवल है फिटनेस का, वो ये है, मैं इसे और तेज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल एहतियात से करना है, आपका जो फिटनेस लेवल है उस हिसाब से अपनी पेस को एडजस्ट करना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा स्लो आइए, क्योंकि हम कोर को ट्रेन कर रहे हैं, इस पर स्ट्रेंथ लाने की बात कर रहे हैं, तो हमने थोड़ी सी अपनी स्पीड को जो कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा, दिमाग में सोचना है ये वाले एरिया को, और इसमें टाइटनेस लेके आनी है। ब्रीद इन ब्रीद आउट। 5 सेट साथियों, 15 रेपिटेशंस। हर सेट के बाद आपने कम से कम रेस्ट लेना है, 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड्स तक का रेस्ट, इससे ऊपर नहीं जाना चाहें, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ती है आपकी सेहत और तबीयत के मुताबिक, आपको लगे कि मुझे ज़्यादा रेस्ट चाहिए, गो फॉर दैट। स्मॉल पानी की सिपिंग, जब भी पेट का वर्कआउट करें, पानी की सिपिंग स्मॉल रखें। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, हमने
मैं चाहूँगा कि मुझे कैमरा 1 से दिखाएं और कैमरा 4 से दिखाएं कि आपने क्या करना है। ग्राउंड पर लेटना है इस तरीके से, हाथ यूँ रखा आपने, लेग्स को लिफ्ट किया और आपने ट्विस्ट किया। लेकिन जब मैं नीचे आऊँगा मैं इंतहाई स्लो आऊँगा, बिल्कुल आहिस्ता आऊँगा और अपने जो हील है, एड़ियाँ जो है वो ज़मीन पे हरगिज़ नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे 15 रेपिटेशंस नहीं हो जाते हैं। कमर को, अपर बॉडी को लॉक किया, ऊपर गए, ट्विस्ट लिया और बिल्कुल एहतियात से कंट्रोल फॉर्म में आए। देखिए मेरा पाँव नीचे नहीं लगेंगे, टांगे बिल्कुल सीधी, टाइट किया पेट को, ट्विस्ट किया, वापस आए, सीधे आए, फिर स्ट्रेट यूं ट्विस्ट किया। अब देखिए 3 फॉर्म्स हैं, 3 टर्न्स हैं। पहला टर्न स्ट्रेट, वापस आए, दूसरा टर्न ऊपर जाके टिल्ट हुए, यू ट्विस्ट लिया, वापस आए, फिर इसके जाके लेफ्ट से ट्विस्ट लिया। सो 3 एंगल्स हैं, हम 3 एंगल्स में हम इसको ट्रेन कर रहे हैं। देखिएगा, पहला स्ट्रेट, दूसरा ट्विस्ट राइट साइड पे, तीसरा लेफ्ट पे ट्विस्ट, ठीक है। फिर रिपीट करेंगे, सीधा ऑल द वे, फिर राइट से ट्विस्ट पूरा ऊपर जाके और बिल्कुल एहतियात से नीचे आएंगे, ट्विस्ट, बिल्कुल एहतियात से, कंट्रोल। नेगेटिव इसको कहते हैं, नीचे आना, नेगेटिव कंट्रोल करना, पट्ठों पे शदीद टेंशन पड़ेगी और आप महसूस करेंगे, बिल्कुल एहतियात से, कंट्रोल। और मुझे उम्मीद है आपने वर्जिश की हरकत नोट कर ली होगी, आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ आपको, एहतियात से। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, यहीं पर लेटेंगे, अपना रेस्ट लिया, बॉडी को अलाइन किया, रिलैक्स किया, अपने लेग्स को लिफ्ट किया, थोड़ा सा वाइड किया, इसको लिफ्ट किया, अपर बॉडी को यहाँ टाइट किया। देखिए अब मैं जब उठूंगा नोट कीजिएगा, ये मसल एंगेज हुए यहाँ लेके आए तो टाइट हो गए मसल। अब क्या करूँगा, लेकिन अपर बॉडी के मसल टाइट नहीं है, ये ऊपर मैं उठा तो ये टाइट हो गए मेरे। अब क्या करना है, हमने हाथों को बुलंद किया, ऊपर वाइड किया और यहाँ पे आपने ट्विस्ट करना है। हाई एंगल चाहिए मुझे, ठीक है, लेग्स आपके हाई हों, ट्विस्ट कीजिए, यहीं पे टाइट करते हुए, टाइट है और ये देखिए टाइट है और ये देखिए स्क्वीज, ठीक है। टर्न किया आपने, ऑब्लिक्स, अपर एब, मिडल एब, लोअर एब्स, साइड वी कट जो होता है सब ट्रेन हो रहा है। अब 15 रेपिटेशंस कैसे होंगे, 1 1 2 2 3 3। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजरी का एहतमाल हो सकता है कि गर्दन पे यूं नहीं करना, गर्दन को गैर ज़रूरी जोर पड़ता है। क्या करना है, इजी किया और ये टाइट, लेकिन अपर बॉडी को लिफ्ट करके रखना है यहाँ से ताकि मसल एंगेज हो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, इस तरीके से 15 रेपिटेशंस किए हमने साथियों। इसके बाद हमने क्या करना है, हम आएंगे इस पोजीशन में दोस्तों, अपनी बैक को अलाइन किया आपने, सीधा रखा, क्या किया आपने, टाइम लेना आपने, ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं करना, अपने मोहरों पे, लोअर बैक पे, डिस्क पे आपने प्रेशर नहीं करना, कमर सीधी अलाइन चाहिए मुझे, नीचे नहीं जाना बिल्कुल भी, खबरदार मसला हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कमर सीधी रखनी है, आपने टाइम लेना, जब यहाँ आएंगे टाइम लीजिए, स्टे हेयर, रुकिए यहाँ पे, यहाँ रुकिए हाफ सेकंड के लिए, तकरीबन 1 सेकंड के लिए, फिर वापस जाइए, यहाँ रुकिए, कंट्रोल। साथियों ये थी कोर से जुड़ी हुई वर्जिश की चंद हरकत जिसके ज़रिए आप अपने इस हिस्से को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकत लेके आ सकते हैं, रोज़मर्रा कामों में मदद मिलेगी। ये था आज का हमारा सेगमेंट। 45 सेकंड्स तक ब्रेक लेनी है, पानी की स्मॉल सिपिंग करनी है, 5 सेट हर वर्जिश की हरकत। अभी लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। मुझे उम्मीद आप कहीं नहीं जाएंगे, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान का वो सेगमेंट आ गया है जहाँ पर हम बहुत सारे मसलों की बात करते हैं। नहीं, सिर्फ मसलों की बात नहीं करते, हम उनके हल की भी बात करते हैं, उसके सोल्यूशन की भी बात करते हैं, और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नौशीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, लुकिंग लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, मुझे जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह अच्छा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। मोरल थोड़ा बूस्ट अप हो जाता है आपका। तारीफ करनी चाहिए ना, मूड अच्छा होता है, चीजें पॉजिटिविटी इज नीडेड ऑल द
द टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आज का टॉपिक जो है बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकेंगे, बिकॉज मैं कहूँगी मसला जो है बहुत आम है ये एक तरह से कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली ये होती क्या है, पहले ये बताइए। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जिसको हम सोजिश भी कहते हैं, अब सोजिश का मतलब ये नहीं कि आप सूज जाएंगे, लेकिन जनरली बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और इन्फ्लेमेशन ऐसे होती है कि आपके या तो आपको किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या आपको कोई चोट लगी है, या आप बहुत ज़्यादा सन को एक्सपोज्ड हैं, या टॉक्सिन जो आजकल हम बहुत नाम सुनते हैं जब से हमारा कोविड से पाला पड़ा है, तो हमने देखा है कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर देता है। तो इसको हम सोजिश और इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली मतलब ये कि आपके जिस्म के ऐसा होता है कि ओवरऑल पूरी बॉडी में सोजिश होती है इससे? बिल्कुल होती है। अच्छा देखो, अब ये क्योंकि इन द लॉन्ग इससे ये भी चीज़ होती है कि आपकी ना, आपने देखा होगा कि आपकी इम्यूनिटी लो डाउन होना शुरू हो जाती है, एंड जो अगर कॉन्स्टेंटली सोजिश चलती रहे तो कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सबसे पहले डायबिटीज़ आती है। आप बहुत प्रोन हो जाते हैं कि आप शुगर यानी कि शुगर का मर्ज डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सो वेदर और क्या है कि डाइट हमारी ऐसी होती जा रही है, और भी बहुत सी चीज़ें, बिकॉज मेरा पार्ट न्यूट्रिशन है, तो हम उसको कवर करेंगे। उसको हम कवर करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मुझे आप ये बताएं कि डाइट के थ्रू कैसे हम सोजिश को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये है कि हमारा आज टॉपिक जो है बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये इस तरह है कि इन द लॉन्गर रन आपको प्रॉब्लम ना हो। आप क्या करें कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, हल्दी का नाम सुना होगा तुमने। हल्दी अक्सर सुनने में आता है, दर्द हो रहा है तो हल्दी ले लो, खाने में हल्दी शामिल कर लो, दूध में हल्दी मिला के दूध में हल्दी। एंड वो जॉइंट्स की पेन, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, लोगों को आर्थराइटिस होता है, क्या होता है आर्थराइटिस? इसी तरह की चीज़ है कि जो इर्द गिर्द जॉइंट की गिर्द इन्फ्लेमेशन होना शुरू होती है और उससे जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बेसिकली पूरे जो हम जितने भी चीज़ों के नाम लेंगे सब में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि वो आपके जिस्म से सारा जो नुकसानदेह मादा होता है उसको निकाल देते हैं और वो आपकी बॉडी को हेल्दी इम्यूनिटी आपकी बिल्डअप करते हैं। ठीक हो गया। हाँ। डॉक्टर साहिबा, एक थोड़े से आई डोंट नो, मतलब आप इसको क्लैरिफाई कर सकती हैं कि मिसकंसेप्शंस हैं बेसिकली हमारी, कुछ देसी टोटके जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो कहते हैं कि लीमू का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, गर्म पानी में लीमू मिला के, ठंडे पानी में लीमू मिला के, उससे भी बेसिकली डिटॉक्सिफाई हाँ एग्जैक्टली। सो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, कुछ लोग लेमन से एलर्जिक होते हैं, उनका जो गला है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। वरना आप आधा लीमू नीम गर्म पानी में डाल के ज़रूर ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एग्जैक्टली। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम खा सकते हैं? कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐसे कौन से हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है? क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ इन्फेक्शन भी होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे ओमेगा 3 है। तुमने अक्सर नाम सुना होगा, फिश ऑयल ले लो। फिश ऑयल से इम्यूनिटी बढ़ती है, कॉड लिवर ऑयल से इम्यूनिटी। तो ये ओमेगा 3 जो है वो आपका उसमें आता है। किस किस चीज़ में ओमेगा 3 है? आपके पास मछली, मौसम आ चुका है, आपको अक्सर नजर आएगा मछली, उसमें सार्डीन्स है या टूना है, ये जो मछलियाँ हमारी होती हैं, या माशेर हो गई। मछली इज़ अ वेरी गुड सोर्स जिससे आपको ओमेगा 3 मिल सकता है। आपको इसके अलावा अलसी का बीज मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, चिया सीड्स जैसे तुखमलंगा है, इनसे इन सारी चीज़ों से आपको मिल सकता है। ठीक है। जहाँ आपने लेमन की बात की, ग्रीन टी, ग्रीन टी भी बहुत अच्छी आपकी बॉडी, लेकिन ग्रीन टी की एक लिमिट है। हमेशा ना लोग क्या करते हैं, तुमने सुना, हंस पड़ी ना, लोग पूरा जग ग्रीन टी का पीना शुरू कर देते हैं। इसलिए भी पी रहे होते हैं उनका वेट लॉस के चक्कर में, कि उनका वेट लूज हो जाए किसी तरीके से। खाना खाने से पहले खाली पेट, उसके बाद खाना खाया, फिर ग्रीन टी, फिर खाना खाया, अगले खाने से पहले, फिर अगले खाने के बाद। ये रूटीन है। मैंने लिटरली ऐसे लोगों को देखा, मेरे सर्कल में लोग हैं जो कि ग्रीन टी का ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं पहले बता दूं, देखो बहुत ज़्यादा ग्रीन टी क्या करती है, बहुत ज़्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिनेशन होती है। ठीक है। आपके जिस्म से जो ज़रूरी मादनियात हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, ये वॉश आउट हो जाते हैं जब आप इतनी। तो देन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डॉक्टर, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 2 से 3 कप से ज़्यादा ग्रीन टी दिन के नहीं पीने चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेशन भी करेगी, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आपका खून थिकंड होना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाएं। सो ग्रीन टी है और इसको इसमें इस्तेमाल करें, हर चीज का इत्तेदाल में इस्तेमाल जो है आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि इम्यूनिटी को
किस तरह से ये इफेक्ट करती है इन्फ्लेमेशन? देखो, इन्फ्लेमेशन इम्यूनिटी को कहती है कि इन्फेक्शंस बार बार होंगे बॉडी में। जब इन्फेक्शन होगा तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, और जब आप बीमार होते हैं तो उसमें फीवर है, चीज़ें, फिर इवेंचुअली आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ जाते हैं। तो आप मेडिकेशन पे जाने की बजाय अपने डाइट में ये चीज़ें शामिल रखें जिसमें हमारे पास चेरीज़ हैं, हर तरह की स्ट्रॉबेरीज, चेरीज़, टमाटर, ऑलिव ऑयल, क्या कहते हैं, यू नेम इट। उसके अलावा जितने फाइबर वाले वेजिटेबल्स हैं, गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी, शिमला मिर्च, विटामिन सी है, ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें, माल्टे तो बस अब हमारी आई थिंक मार्केट ओवरलोड होने वाली है इनके माल्टों से इंशाल्लाह। तो ये सारी वो नेचुरल सोर्सेज हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बार बार बीमार हो रहा है या आपको आपकी इम्यूनिटी, तो इन सारी चीज़ों थोड़ा थोड़ा करके अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। तो डॉक्टर साहब भाई ऐसा भी है कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि बच्चे भी इजीली खा लेते हैं, ब्रोकली बहुत शौक से खाते हैं आप, और अगर आप ये कहते हैं कि इजीली अवेलेबल चीज़ें हों, आप उसकी तरफ जाते हैं, तो टमाटर आपने बात की, वो सैलड बना के दे सकते हैं, उसमें खा सकते हैं। माल्टों की आपने जिस तरह बात की वो तो ऑब्वियसली है। डॉक्टर साहब कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली क्या होते हैं बॉडी पे, क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं इन्फ्लेमेशन से? प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन, एक तो सबसे पहले मैंने जिस चीज़ का नाम लिया था वो है आपकी डायबिटीज़, आपकी कर सकती है, आपको शुगर के मर्ज में लेके जा सकती है। प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स को भी हाई कर सकती है, आपकी गुर्दे को भी अफेक्ट कर सकती है। प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन पे मुख्तलिफ एलर्जीज और बीमारियों का बाइस भी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये है कि आपकी इम्यूनिटी, जब मैंने आपको मैंशन किया, कॉन्स्टेंटली कम रहेगी तो नज़ला ज़ुकाम आपका हर मौसम, आने जाने वाले मौसम में आपको तंग करेगा। जब भी कोई नया वायरल आएगा तो आप सबसे पहले अफेक्ट होगे। सो इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी जो है ना वो डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगी तो इम्यूनिटी आपकी उतनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जाएगी, और जब इम्यूनिटी लो डाउन होगी तो अनफॉर्चुनेटली सारी बीमारियां आपको सबसे पहले आके गले लगाएंगी। एग्जैक्टली आजकल यही होता है ना, हर कोई बीमार, स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही होती हैं, और अक्सर औकात मेडिकेशन भी खुद हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर चीज़ों को खुद से लेना भी शुरू कर देते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप उसको नेचुरल वे में आप ट्रीट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इस चीज़ का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर आप लेट्स सपोज कोई इलाज नहीं करवा रहा, किसी तरह का मतलब इन्फ्लेमेशन का इलाज वो नहीं करवा पा रहा, और आपकी बॉडी में क्या वो खुद ब खुद हील हो सकता है? प्रॉबेबली अगर आप वो डाइट भी नहीं इस्तेमाल करें तो कोई ये ऐसी चीज़ है कि आपने इलाज भी नहीं कराया, आई और गई, खुद से आई खुद से गई। अक्सर औकात सोजिश का हम ये भी कह रहे होते हैं कोई नहीं आज है कल ख़त्म हो जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? देखो, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं फरहीन। अगर आपकी इम्यूनिटी, देखो इन्फ्लेमेशन तुम्हें भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारी बॉडी में इतनी कुव्वत है कि वो उसको खुद से फाइट बैक कर ले, तो नथिंग लाइक दैट, आप उसको रिकवर उससे कर जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग रिकवर करते हैं और बहुत रिकरेंट बीमार भी होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको फाइट बैक नहीं कर पा रहा, वो उससे अच्छे तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहा, इसीलिए आप बार बार बीमार हो रहे हैं। तो इसके दो काम होते हैं, या तो आप रिकवर कर जाओगे इफ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप बार बार बीमार होते चले जाओगे। बहुत इंफॉर्मेटिव सेगमेंट, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से रिलेट की हैं कि आप जो है, और डेफिनेटली देखने वालों ने बहुत रिलेट की होंगी कि बड़ी हम परेशान रहते हैं, हमें हो क्या रहा है, दवाइयों पे दवाइयाँ हम खाते जाते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं नजर आता, वो चीज़ ठीक हो जाती है, कोई दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है साइड इफेक्ट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन, माय प्लेजर। बहुत इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था, और आप लोग हमेशा हमारे मसलों का हल लेकर आते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है सेगमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हैव अ गुड डे। यू टू। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा मेन सेगमेंट का वक्त होगा, और मेन सेगमेंट में हमेशा हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जो कि जिनकी ज़िंदगियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनकी स्ट्रगल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे काशिफ अली बाबर से, जो कि एक सिंगर हैं और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने फ़न पे महारत हासिल की है। तो अभी हम देखेंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे तौसीक हैदर साहब, प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड है, उसमें हम जानेंगे कि इतनी सारी जो कामयाबियां हैं, इतनी सक्सेस इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कैसे हासिल की, क्या उनका गोल था, क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए जो कि हम सब जो है फॉलो कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।